हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस में हमने अभी तक दो टॉपिक कवर अप किया है। पहले में हमने बात की थी स्वास्थ्य के बारे में। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। दूसरा टॉपिक जो था हमारा वो था पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में समझा, हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि प्रदूषण कौन-कौन से होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कौन-कौन से होते हैं, इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, इन सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम क्या चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे जल के बारे में। आपको पता ही है कि जल क्या है? जल ही जीवन है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा जो हमारी प्रमुख आवश्यकता है वो है जल। जल के बिना आप ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वैसे तो ऑक्सीजन के बिना तो हम थोड़ी भी देर नहीं जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर जल हमें थोड़े दिन तक ना मिले तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। भोजन के बिना तो हम कई दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते हैं। जीवन को हमें अगर बनाए रखना है, तो इसके लिए हमें जल की आवश्यकता तो होगी ही होगी। आपको पता है कि एक मनुष्य के शरीर में लगभग 55 से 70% जल होता है। उसका जो शरीर है, वो शरीर भार का लगभग 55 से 70% जल से ही बना होता है। शिशुओं और बालकों के शरीर में प्रौढ़ों की अपेक्षा जल का जो प्रतिशत है, वो अधिक होता है। बात करें अगर मोटे व्यक्ति की, तो मोटे व्यक्ति की अपेक्षा जो पतले व्यक्ति हैं, इनमें जल का प्रतिशत अधिक देखने को मिलेगा। अब ज़रा हम जल के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे जल मनुष्य की आवश्यकतम आवश्यकताओं में एक है, जो उसकी आवश्यक आवश्यकताएँ हैं, उसमें से एक है। वायु जहाँ प्रत्यक्ष रूप से श्वसन तथा उच्छ्वास के काम आती है, वहाँ जल पीने के अतिरिक्त अन्य दैनिक कार्यों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है कि ये जो जल है, हम जल को सिर्फ़ पीने के लिए ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है। हर कार्य के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जल का महत्व हमें उस दिन समझ में आता है जब एक दिन के लिए जो जल व्यवस्था है वो भंग हो जाए। तब कभी-कभी तो जल के बिना नगर में त्राहि-त्राहि मच जाती है। आप ही देखिए, अगर आपके घर पर पानी एक दिन नल बिगड़ गया हो और कहीं से टोटी से पानी आने की कोई संभावना ना हो, क्या करेंगे? घर के लोग एकदम बिल्कुल पगला सा जाएँगे, मतलब वो पागल हो जाएँगे कि हम करें क्या? पानी तो है ही नहीं। तो अगर पानी की कमी हो गई, सिर्फ़ ये पीने के लिए ही नहीं, हमारे अन्य कार्यों के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर का 3/4 भाग जल है। जो हमारा शरीर है, उसका 3/4 भाग जल है। अतः शरीर की जल की आवश्यकता जल पीकर पूरी की जाती है। ठीक? अब आगे क्या देखना है? आगे जल का कह सकते हैं संगठन कैसा होता है। तो जल में 2 अंश हाइड्रोजन के और 1 अंश ऑक्सीजन का होता है, यानी कि आपको जल का सूत्र पता ही होगा H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के कैवेडिस नामक रसायन शास्त्री ने ये खोजा था कि जल कोई तत्व नहीं, वरन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से बना हुआ एक यौगिक है। तो इन्होंने बताया, पहले क्या होता था, पहले हम ये समझते थे कि जल क्या है, एक तत्व है। लेकिन जो कैवेडिस महोदय थे, रसायन शास्त्री थे, उन्होंने बताया कि जल कोई तत्व नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से बना हुआ यौगिक है। जल हमें प्रकृति से
शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, लेकिन ये पृथ्वी पर आते-आते कई प्रकार की अशुद्धियों से मिल जाता है, जिसे हम जल अशुद्धियाँ कहते हैं या जिससे जो जल है हमारा वो अशुद्ध हो जाता है। अब जल अशुद्ध हो गया तो हमें उसे शुद्ध करने की भी आवश्यकता है, लेकिन आज हम जल को शुद्ध नहीं करेंगे। आज हम अशुद्ध जल से ही काम चला लेंगे, क्योंकि अभी हमें जल प्राप्ति के साधन देखने हैं, जल कितने रूपों में पाया जाता है, जल के कार्य क्या हैं। अभी हमें इसके कई पहलुओं पर चर्चा करना है। तो जल की शुद्धता और अशुद्धता को हम कल देखेंगे। आज की क्लास में हम जल की शुद्धता और अशुद्धता पर बात ही नहीं करेंगे। ठीक? तो ये प्राकृत में तो हमें शुद्ध रूप से मिल रहा था, लेकिन जब ये पृथ्वी पर आते-आते इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। ठीक? ये तो हमने समझा कि जल क्या है। जल हमें कैसे मिलता है? तो जल हमें 3 रूपों में मिलता है। कैसे? ठोस। सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस, द्रव, फिर गैस की बात करेंगे। ठीक? ठोस क्या है? जल के ठोस रूप को ही बर्फ कहा जाता है। जो बर्फ होता है वो जल का ठोस रूप होता है। यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान पर लाया जाए तो जल ठोस के रूप में बदल जाता है। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, सेंटीग्रेड पर। बर्फ वायुमंडल की ऊष्मा के कारण पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। क्या करते हैं आप? आप फ्रीजर में ले जाकर बर्फ जमाते हैं। पहले तो वो द्रव में था, फिर आपने उसको ले जाके फ्रीजर में रख दिया और निकाला तो वो क्या बन गया? ठोस बन गया। फिर आपने जब उसे वायुमंडल में रख दिया तो वायुमंडल की जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा के कारण वो जो हमारा ठोस था वो पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। आप उसे पुनः फ्रीजर में रखिए, वो पुनः आपका आ जाएगा कहाँ पर? ठोस में आ जाएगा। फिर बाहर रखिए, वो बन जाएगा ये द्रव में बन जाएगा। लेकिन जब आप उसे भाप से बनाकर उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो आपके पास नहीं आएगा। अगला है द्रव। ठोस तो हमने समझा, अब द्रव भी समझ लेते हैं। द्रव क्या है? तो द्रव जल की पहली अवस्था है। 1 ग्राम से जल 0 सेंटीग्रेड को बर्फ में परिवर्तित होने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा को निष्कासित करता है। जल द्रव के रूप में ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है। क्या हम बर्फ को खाते हैं? बर्फ से नहाते हैं? बर्फ से कपड़े धुलते हैं? बर्फ से खेत की सिंचाई करते हैं? बर्फ से जानवरों को नहलाते हैं? बर्फ जानवरों को पिलाते हैं? नहीं भाई, हम बिल्कुल द्रव रूप में ही उसका प्रयोग सर्वाधिक करते हैं। अब चाहे हमें नहाना हुआ, कपड़े धोने हुए, चाहे उपला वगैरह बनाना हुआ, खेत सींचना हुआ, हम जल का द्रव रूप ही इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है गैस। गैस क्या है? तो गैस 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु में परिवर्तित करने के लिए 536 कैलोरी, ये सैलरी नहीं है, कैलोरी है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। वैसे जॉब मिलने के बाद सैलरी मिलेगी, यहाँ हमें कैलोरी से ही काम चलाना है। तो जल का वाष्प रूप काफ़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए जैसे प्रेशर कुकर जिसमें भोजन काफ़ी शीघ्रता से पकता है, इसका प्रमुख कारण होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब से ही रेल का इंजन भी चलाया जाता है। तो ये जो गैस का रूप होता है ना, ये बहुत ही प्रभावशाली होता है, ये बड़ी शीघ्रता से काम करता है। आप कोई भी चीज़ अब ऐसे जैसे मान लीजिए तपेले में रख के, तपेले का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ऐसे मतलब जैसे भगोनी या फिर जैसे जो चाय वाला फ्राईदान होता है, ऐसे समझिए चाय वाले फ्राईदान में आप रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वहीं आप प्रेशर कुकर में रख देंगे तो चीज़ें जल्दी पक जाती हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बिना प्रेशर कुकर के आप पका ही नहीं सकते हैं, उसको घंटों लग जाते हैं, ठीक? तो प्रेशर कुकर से जो हमारा भोजन होता है वो जल्दी पकता है। ये तो हमने देख लिया कि किन रूपों में जल हमें प्राप्त होता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में, ठीक? अब अगली बात करें अगर हम तो जल में जल का शारीरिक वितरण, यानी कि हमारे शरीर में जल का किस तरह से वितरण होता है, ज़रा हम उस पर भी बात कर लें।
तो हमारे कुल शरीर भार का 60 से 70% भाग जल होता है। कितना? 60 से 70% भाग जल होता है। तंतुओं में पानी की मात्रा 60 से 70% तक होती है, ठीक? और अस्थियों और दाँतों में इनकी मात्रा लगभग 20% होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाँतों और अस्थियों में जल कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? तो 20% होता है। शरीर में जल सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है, परंतु उनका प्रतिशत विभिन्न अंगों में भिन्न-भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि ये जल का जो मात्रा है, जल की मात्रा सभी अंगों में समान है। आपके अलग-अलग अंगों में ये जो जल की मात्रा है वो अलग-अलग होती है। ज़रा हम देख लेते हैं किस अंग में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान रख पाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक? सबसे पहले बात करेंगे 50% जल जो कि सर्वाधिक है कहाँ पर? अंतःकोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस छोटे से चार्ट को ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक? तो 50% जल कहाँ पाया जाता है? अंतःकोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 17% जल बाह्य कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 4% रक्त प्लाज्मा में, 7% लसिका द्रव्य में और 6% जल ऊतक द्रव्य में पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में जल का वितरण है, जो कि हमें ध्यान रखना है। शिशु के शरीर में पानी की मात्रा जो बड़े लोग हैं, उनकी अपेक्षा अधिक होता है। शिशुओं में लगभग 70 से 75% तक पानी पाया जाता है। मोटे व्यक्ति की अपेक्षा पतले व्यक्ति में पानी की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा पानी की मात्रा अधिक होती है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ पानी की मात्रा घटती जाती है और वसा का संग्रह होता रहता है। ठीक? तो व्यक्तियों में उम्र के हिसाब से जैसे-जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसके अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है और जो मोटे व्यक्ति हैं पतले व्यक्ति हैं या फिर जो बच्चे हैं, उनमें जल की मात्रा अधिक होती है। अगर हम ये देखें कि जो एक सामान्य सामान्य एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में जिसके शरीर का भार 70 किलोग्राम है, उसे 49 लीटर जल होना चाहिए। उसके अंदर कितना होना चाहिए? उसके अंदर 49 लीटर का जल होना चाहिए। ठीक? ये तो हमने बस थोड़ी-सी बात कर ली कि जल का हमारे शरीर में वितरण कैसे है। तो ये जो हमने वितरण की बात की, ज़रा इसे ध्यान रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगली अगर हम बात करें तो जल शरीर में जल प्राप्ति का साधन। वैसे तो हमने देखा जल प्राप्ति का साधन क्या है? तो ठोस, द्रव, गैस के रूप में। लेकिन हम अपने शरीर में जल प्राप्ति के साधन कौन-कौन से हैं? आप किस तरह से अपने शरीर में जल की पूर्ति को कर सकते हैं? ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं। तो जल प्राप्ति के आपको 3 साधन मिलेंगे। सबसे पहला आता है तरल तरल भोज्य पदार्थ से। जो आप तरल भोज्य पदार्थ लेते हैं, उससे जो पानी की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, वो कितना होती है? किन-किन चीज़ों से आप किन तरल पदार्थों से आप पानी की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं? तो चाय हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, सब्जियों के सूप, चावल का पानी, फलों का रस, लस्सी, शरबत, शिकंजी, दाल का पानी, कॉफ़ी, नारियल का पानी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के माध्यम से हम जल की पूर्ति करते हैं। अब यहाँ से आपके लिए कितना क्वेश्चन बनता है? काफ़ी क्वेश्चन। तो अगर पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं तो ज़रा क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या बताएँगे? ज़रा हम देख लेते हैं कि चाय में पाया जाने वाला कौन-कौन सा तत्व चाय में पाया जाता है? दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम आप बताएँगे। अगर पेन और नोटबुक लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कीजिएगा, ठीक? पहली बात, चाय में पाए जाने वाले तत्व कौन-कौन से हैं? दूसरा क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि कॉफ़ी में जो
पदार्थ पाया जाता है, यानी कि कॉफ़ी में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं? साथ ही आप मुझे चाय के प्रकार बताइएगा, ठीक? अगला है आपका कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। किन्हीं 2 कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के नाम आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन-कौन से हैं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने कार्बोनेटेड पेय पदार्थ की बात की है। तो कितना क्वेश्चन हुआ? 1, 2, 3, 4। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। उम्मीद है कि आप मुझे इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक? तो ये हमने बात की कि कौन-कौन से तरल पदार्थ को हम लेकर अपने शरीर में जल की आवश्यकता को पूरा करते हैं। मज़े की बात तो आपकी आ जाती है ठोस पदार्थों में, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठोस भोज्य पदार्थ में क्या आता है? अंडा आते हैं, फल, सब्जियों में फल और सब्जियों से आप कितना लेते हैं? अनाज से। तो अंडे से आप 75% जल लेते हैं। फल सब्जियों से 75 से 85% लेते हैं। अनाज में 8 से 20% तक जल पाया जाता है। ठीक? अब अगली बात करेंगे ऑक्सीकरण की क्रिया से। ऑक्सीकरण की क्रिया से आप कितना जल प्राप्त करते हैं? ज़रा हम ये भी देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण की क्रिया यानी कि शरीर में कार्बोज, वसा और प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर में जल उत्पन्न होता है। यानी कि जो प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, इनका ऑक्सीकरण होता है तो शरीर में जल उत्पन्न होता है। अब भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद जब चयापचय होता है तब जल की कुछ मात्रा उत्पन्न होती है। शरीर चयापचय जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है उससे भी जल प्राप्त होता है और यह चयापचयी जल कहलाता है। ठीक? अब ये तो हमने समझ लिया। जरा ये बताइए कि जब 1 ग्राम कार्बोज का ऑक्सीकरण होता है तो कितने ग्राम पानी मिलता है? ये 3 पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने हैं कि जब 1 ग्राम कार्बोज का ऑक्सीकरण होता है तो हमें उससे 0.6 ग्राम पानी मिलता है। कितना? 0.6 ग्राम पानी मिलता है। ध्यान रखिएगा हम यहाँ ऑक्सीकरण से पानी प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, ना कि कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो 1 ग्राम कार्बोज से 1 ग्राम कार्बोज के ऑक्सीकरण से 0.6 ग्राम पानी मिलता है हमें। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कार्बोज है आपको 1 ग्राम कार्बोज से कितना कैलोरी ऊष्मा मिलता है? साथ ही साथ प्रोटीन और वसा का भी बताइएगा। और 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 1.07 ग्राम पानी मिलता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से हमें 0.41 ग्राम पानी मिलता है। ठीक? तो इस तरह से शरीर में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो जल उत्पन्न होता है वो हम ग्रहण करते हैं। इससे हमारे क्या होता है, हम कितना जल ग्रहण कर रहे हैं, भोजन में जो उपस्थित कार्बोज, वसा, प्रोटीन है, हमने किसे किस मात्रा में लिया है इस बात पर निर्भर करता है। ठीक? अब ये तो हमने समझ लिया कि ये जो हमारे शरीर में है किन तरहों से हम शरीर में जल प्राप्ति के साधन कौन-कौन से हैं, हमने ये बात तो कर ली। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि शरीर से जल का निष्कासन कैसे होता है। शरीर से जल का निष्कासन कैसे करते हैं? तो शरीर से जल का निष्कासन मुख्य रूप से आपके वृक्क हो गए और त्वचा हो गया, इनके माध्यम से होता है। लेकिन कुछ जो मात्रा है जल की वो मल हो गया, मूत्र हो गया और आंसू हो गए, लार हो गए, इन सब के द्वारा भी निकलता है। तो हम बात करेंगे शरीर से जल निष्कासन किन-किन रूपों में होता है। यहाँ पर जो आपके लिए मुख्य पॉइंट है, उसको हमने नोट किया है। जैसे गुर्दे से यानी कि मूत्र के रूप में कितना पानी निकलता है, तो 1.5 लीटर। जो मूत्र के द्वारा यानी कि गुर्दे के द्वारा, मूत्र के द्वारा नहीं, गुर्दे के द्वारा शरीर से जल निष्कासन होता है।
एक सामान्य स्वस्थ वयस्क जो है वो उसके शरीर में रोज 180 लीटर जल फिल्टर होता है, जिसमें से 99% जल फिर से रक्त द्वारा शोषित कर लिया जाता है। शेष जो बचता है वो मूत्र के द्वारा निकलता है। पेशाब के रूप में कितना जल निकलेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि कितना पानी पिया गया है। अधिक पसीना आता है तो ये जो मूत्र के द्वारा जल निकल रहा है ये कम होगा। अगर कम पसीना आता है तो जो यूरिन के थ्रू पानी निकलता है वो ज़्यादा निकलेगा। आपने देखा होगा कि गर्मी में यूरिन कम होता है और ठंडी में हम बार-बार जाते हैं। ठीक? अगला है त्वचा से पसीने के रूप में। तो त्वचा से जल का निष्कासन निरंतर होता रहता है। सर्दी के मौसम में शरीर में भी जो मतलब सर्दी के मौसम में शरीर की त्वचा से कुछ न कुछ मात्रा में जल का निष्कासन जो हमारी श्वेत ग्रंथियाँ हैं, उनसे होती रहती हैं। क्योंकि शरीर के जो समस्त सतह पर श्वेत ग्रंथियाँ हैं, वो पाई जाती हैं। शरीर से पसीने के रूप में कितना जल निकलेगा, ये तो हमारे वातावरण पर ही डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है। गर्मी है तो ज़्यादा निकलेगा, ठंडी है तो कम निकलेगा। व्यक्ति अधिक क्रियाशील है तो ज़्यादा निकलेगा, व्यक्ति कम क्रियाशील है तो कम निकलेगा। लेकिन जो सामान्य तौर पर एक साधारण परिस्थिति में साधारण रूप से 500 ml प्रति घंटे की दर से जो है पसीना निकलता है। विशेष परिस्थिति में ये पसीना अधिक भी हो जाता है, आपको पता ही है। ठीक? तो ये बात की हमने पसीने से। अगला है बड़ी आंत से मल के रूप में। बड़ी आंत से जो जल का उत्सर्जन बड़ी आंत के द्वारा भी होता है। हालाँकि इससे जल का उत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में होता है। मल के द्वारा 100 ml पर डे के हिसाब से जल का उत्सर्जन होता है। ठीक? अगला है फेफड़ों से जल वाष्प के रूप में। तो फेफड़ों से भी होता है, लेकिन कैसे? जल वाष्प के रूप में। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। जल वाष्प के रूप में निकलता है फेफड़ों से। ठीक? तो फेफड़ों से जो ये उच्छ्वासित वायु है, इसमें भी जल की कुछ न कुछ मात्रा विद्यमान होती ही है। तो शरीर में जल वाष्प के रूप में निकलने वाले जल की जो मात्रा है वो भी व्यक्ति की क्रिया, हवा में उपस्थित जो आर्द्रता है, उसकी जो शुष्कता है, इन सब पर निर्भर करती है। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो एक सामान्य परिस्थिति में 300 ml ये जो पसीना है या 300 ml जो जल है वो निकालता है। अगला है आँखों से आँसू या नाक स्राव के रूप में। तो आँख से आँसू के रूप में निकलता है, नाक स्राव के रूप में, तो ये भी तो जल ही निकलता है। अगला है धात्री माता से दुग्ध के रूप में। जैसे जो धात्री माताएँ हैं, वो अपने बच्चों को जो दुग्ध पिलाती हैं, उसमें भी पानी का मात्रा निकलता है, ठीक? तो ये हमारे शरीर से जल का निष्कासन कैसे-कैसे होता है, उसका विवरण था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक? अगला है आपका अगला पॉइंट क्या है? शरीर में जल का संतुलन। अब शरीर में जल का संतुलन कैसे होगा? तो शरीर में जल का संतुलन बना रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। शरीर में जल के संतुलन का अर्थ ये होता है कि ग्रहण किए गए जल की मात्रा का शरीर से विसर्जित जल की मात्रा के समान होना चाहिए। एक औसतन व्यक्ति जो है, वो शरीर का जल संतुलन कैसे बनाता है, ये ज़रूरी है। तो जैसे अगर पहली बात तो हम ये समझते हैं कि जल की अधिकता और कमी दोनों ही हानिकारक हैं। ये जो जल का संतुलन है, ये 2 प्रकार से होता है। कैसे? सबसे पहले तो आ जाता है धनात्मक जल संतुलन। धनात्मक जल संतुलन क्या है? तो यदि शरीर द्वारा ली गई जल की मात्रा की तुलना शरीर से निकाली गई जल की मात्रा कम है, तो ये धनात्मक जल है। यानी कि आपने लिया अधिक और निकाला कम, तो ये धनात्मक है। वहीं अगर जो इस स्थिति में अगर वो अतिरिक्त जल ऊतकों में जमा होता है,
ये इसलिए होता है जब रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, जिससे जो प्रसरण दाब है वो सामान्य नहीं रह पाता है, ऊतकों में जल भर जाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें ऋणात्मक जल संतुलन की, तो यदि शरीर द्वारा ली गई जल की मात्रा में शरीर से निष्कासित जल की मात्रा अधिक है, तो ये ऋणात्मक है। कहने का मतलब अगर आपने लिया कम पानी है और निकाला ज़्यादा पानी है, तो ये ऋणात्मक होता है। अगर शरीर में 10% अधिक जल निकल जाता है, तो भोजन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता और शरीर का तापक्रम भी बढ़ जाता है। गुर्दे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर ये जल निष्कासित अधिक होता है, तो शरीर में 20% जल की कमी होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर आपने देखा होगा किसी को लूज़ मोशन हो जाता है, तो व्यक्ति की हालत शाम तक कैसी हो जाती है, क्योंकि उसने लिया कम है और उसने पानी को निकाला अधिक है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि शरीर में पानी की प्राप्ति 3 साधनों से होती है, जैसे हमने कुछ कैसे तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव। तो ये कई प्रकार से हम भोजन को ग्रहण करते हैं और इसके उत्सर्जन के भी 3 तरीके हैं, जैसे मूत्र के द्वारा उत्सर्जन हो, पसीने के द्वारा, फेफड़े में जल के द्वारा, मल के द्वारा। तो शरीर में पानी का संतुलन निरंतर बना रहता है। पानी के संतुलन से तात्पर्य क्या हो गया कि शरीर द्वारा जितना जल ग्रहण किया जाता है, उतना ही जल का उत्सर्जन शरीर द्वारा किया जाता है। यही जल संतुलन कहलाता है। ठीक? ये तो हमने बात की कि जल का संतुलन हमारे शरीर में कैसे होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, अगर आपने लिया ज़्यादा है, निकाला कम है, तो ये धनात्मक हो जाता है। अगर आपने लिया कम है और निकाला ज़्यादा है, तो ये आपके लिए हानिकारक होता है, ऋणात्मक जल संतुलन होता है। अब अगली चर्चा होगी हमारी जल के कार्यों पर। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, जल के कार्य कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घोलक के रूप में। घोलक के रूप में जल एक उत्कृष्ट प्रकार का घोलक होता है। जल कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो रासायनिक क्रिया हैं, इनमें घोलक के रूप में कार्य करता है। यानी कि जल में घुलकर भोजन के पौष्टिक तत्व जो होते हैं, वो कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। अब हम कैसे पहुँचाएँगे अपने जो पौष्टिक तत्व हैं, उनको कैसे पहुँचाएँगे शरीर के कोशिकाओं में? तो जल में ही तो घुलकर पौष्टिक तत्व हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाएँगे। जल की आवश्यकता पाचन क्रिया में होती है। जल जो होता है वो भोजन को मुलायम, चबाने योग्य बनाता है। भोजन को विभिन्न अंगों तक ये पहुँचाने के लिए गति प्रदान करता है। भोजन के पाचन के बाद भोजन का अवशोषण भी तरल रूप में होता है। ये जो रक्त है या फिर लसिका द्रव्य हैं, इनमें मिलकर कोशिका तक पहुँचाता है। इतना ही नहीं, जो पाचन अवशोषण चयापचय के बाद बने जो निरुपयोगी पदार्थ हैं, रक्त प्लाज्मा द्वारा सोखकर फेफड़े गुर्दे में पहुंचाए जाते हैं, जहां शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। ठीक, तो ये रक्त में लगभग 80 से 90% जल पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रक्त में पाए जाने वाले जल की मात्रा 80 से 90% होती है। दूसरा, अगर हम जल का कार्य देखें, तो देखते जाइएगा कि जल किस तरह से कार्य करता है। ये तो हम सिर्फ़ अपने शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं कि जल हमारे शरीर के अंदर कितना कार्य करता है। बाहर का तो आप पता ही है, नहाना, धोना, कपड़े-लत्ते, घर की साफ-सफाई वगैरह सब में जल उपयोगी है। लेकिन ये हमारे शरीर में किस तरह उपयोगी है, हम ये समझ रहे हैं। तो शारीरिक ताप को नियंत्रित रखने में, शरीर के ताप को नियमित बनाए रखने में ये जो जल है ना, ये अमूल्य योगदान देता है। कोशिकाओं में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो ताप उत्पन्न होता है, जल उसे पूरे शरीर में समान रूप से वितरित करता है और एक अंग को जलने और नष्ट होने से बचा लेता है। जब ये इसमें सारी चीज़ें घुलकर हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुँचती हैं, जल शरीर की जो आंतरिक गर्मी है उसको पसीने के रूप में बाहर निकालता है।
पसीने के रूप में शरीर से जो निकला जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इस तरह से शारीरिक ऊष्मा का उपयोग होता है, जिससे जो हमारे शरीर का तापमान है वो स्थिर रहता है और शरीर ठंडा रहता है। ठंड में गर्म कपड़े पहनते हैं, इसीलिए ऊष्मा का बचाव हो जाता है। तो ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में अमूल्य योगदान देता है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला इसका कार्य होता है कोमल अंगों की सुरक्षा करना। तो जल शरीर के सभी जो कोमल अंग हैं, अंगों को जो बाह्य चोट है, आघात है, दुर्घटना है, धक्का है, इन सब से बचाव करता है, सुरक्षा करता है। शरीर के सभी कोमल अंगों के चारों तरफ 2 परतों के मध्य जल भरा होता है। जैसे जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, तो इन सब में 2 परतों के मध्य में जल भरा होता है, जो कि बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करते हैं। कोई बाहरी चोट लगे, आघात हो, दुर्घटना हो, इससे ये रक्षा करते हैं। यानी कि ये एक गद्दी की तरह कार्य करते हैं। जैसे आपको चारों तरफ से गद्दी में लपेट दिया जाए और कहीं पर लुढ़का दिया जाए, तो कुछ भी लगे आपको, चोट तो लगेगा नहीं। तो उसी तरह से ये जल भी हमारे फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, मेरुरज्ज इन सबको बचाने का कार्य करते हैं। अगला है शरीर निर्माण का काम करना। तो मानव शरीर की जो लघुत्तम इकाई कोशिका जो पूरे शरीर का निर्माण करती है, उस कोशिका के निर्माण के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमारी अलग-अलग कोशिकाओं और ऊतकों में जल की मात्रा भी अलग-अलग होती है। वे अंग जहाँ चयापचय क्रियाएँ तेज़ी से होती हैं और जो अंग अधिक क्रियाशील होते हैं, उन अंगों में ऊतकों, कोशों में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला का अगला है स्नेहक का काम करता है। जिस प्रकार से नाजुक आंतरिक अंगों के चारों ओर जल की जो बाह्य परत आघातों से बचाती है, उसी तरह से जो संधियां हैं, संधियों के चारों ओर के ऊतक में जल भरा रहता है। ये जल इन संधियों को नम रखता है। इस जल के कारण रक्त वाहिनियों और कोशिकाओं के बीच आवागमन आसानी से होता है। अंग मुड़ते हैं, घूमते हैं। घूमते समय जो संधियों में घर्षण होता है, यानी कि जो घर्षण है वो नहीं होता है। तो इस तरह से इस तरल के समाप्त होने पर क्रियाशीलता के समय संधियों में घर्षण होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, इस घर्षण से बचाते हैं। अगला है शारीरिक तरलों में माध्यम के रूप में। शारीरिक तरलों में शरीर में उपस्थित सभी तरल पदार्थों का निर्माण जल से ही होता है। जैसे जैसे यूरिन हो गया, पसीना हो गया, रक्त हो गया, पाचक रस हो गया, लार हो गए, आंसू हो गए, पित्त रस हो गए, तमाम चीज हो गए। ठीक। तो पानी, मल, मूत्र और पसीना उत्सर्जन के लिए क्या होता है, ये कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पानी होते हैं, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त और लसिका पोषक तत्वों और गैस के संवहन का कार्य करते हैं। ठीक। अगला है कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में। तो मानव शरीर की जो सबसे लघुत्तम इकाई है वो कोशिका होती है। कोशिका का निर्माण भी जल की सहायता से होता है। तो जल शरीर के सभी कोषों का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। ये नए कोषों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? जो वही जल हैं हमारे। अगला है निरुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। शरीर का निरुपयोगी मतलब जिसका उपयोग नहीं है पदार्थ, जैसे पसीना हो गया, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। अब जल जो होता है ये सर से बाहर निकल जाता है। तो जो अधिकांश निरुपयोगी पदार्थ है, जल स्वयं अपने घोल लेता है, इनको अपने में घोल लेता है और इन्हें जो उत्सर्जक संस्था है के अंगों तक ले जाता है और उन्हें बाहर निकालता है।
उत्सर्जक वही किडनी वगैरह के पास ले जाता है, जो हमारे रोम हैं उनके पास ले जाता है, तो यहाँ सबसे पसीना निकल जाता है। पसीना है कि जल है, जो भी है वो निकल जाता है। अगला है पाचन में सहायक। पाचन में सहायक तो भोजन को पचाने में जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जल पाचन क्रिया में मदद करता है। ये पाचक रसों को उत्तेजित करने के पाच करके पाचन क्रिया को संपन्न करने में पूरी की पूरी सहायता करता है। अगला है लास्ट है पोषक तत्वों के हस्तांतरण में। तो जल आपने शुरू में ही देखा जल क्या है? एक घोलक है, अपने में पोषक तत्वों को घोलता है, मिलाता है। फिर जो पौष्टिक तत्व हैं ये रक्त में आकर मिलते हैं। रक्त वाहिनियों के द्वारा और लसिका वाहिनियों के माध्यम से ये शरीर के तमाम कोषों में चले जाते हैं और पौष्टिक तत्व इस तरह से हमारे शरीर में पहुँचा देते हैं। ठीक? ये तो हमने देखा कि किस तरह से ये कार्य करता है। कैसे? पहला तो ये घोलक के रूप में कार्य करता है। शरीर में तरल में ये उपस्थित होता है। पोषक तत्वों के हस्तांतरण में सहायक होता है। शरीर के तापक्रम को ये नियोजित करता है, नियमित करता है। पाचक में सहायक होता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, स्नेहक के रूप में कार्य करता है, यानी कि आपने देखा कि घर्षण यानी कि जहाँ पर जोड़ है उसको घर्षण से बचाता है। जैसे आपके हाथों की कोहनियाँ हो गई या जहाँ-जहाँ भी जोड़ है, तो उन जोड़ों को ये घर्षण होने से बचाता है। वही है आपका स्नेहक के रूप में काम करता है। आप इसे सिंपल भाषा में बोलेंगे तो जोड़ों में ये काम करता है। अगला इसका कार्य क्या होता है? तो कोषों के संरचनात्मक घटक के रूप में होता है, निर्माणात्मक कार्य में होता है, पोषक तत्वों को कोषों तक पहुँचाने का कार्य करता है, निरुपयोगी पदार्थों के निष्कासन में भी कार्य करता है। तो ये हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करता है। हमने पहले भी बताया हम सिर्फ देख रहे हैं शरीर के अंदर यानी कि जल किस तरह से शरीर के अंदर में क्या कार्य करता है हमने उस पर चर्चा की है। अब ये ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे हमने नोट डाउन नहीं किया है, आप सुन सकते हैं, वैसे कोई बहुत इसमें ध्यान रखने वाली बात नहीं है। जैसे शरीर से जल का उत्सर्जन तो निरंतर होता है। मल, मूत्र, पसीना, फेफड़ा इन सब के माध्यम से जल का उत्सर्जन होता है। ये आवश्यक है कि जल का उचित मात्रा में प्रतिदिन ग्रहण किया जाए, उनका निष्कासन किया जाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि शरीर में जल की कमी हो जाती है, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो शरीर में उत्पन्न गंदगी शरीर से बाहर निकलने में मुश्किल होगी, शरीर का वजन कम होने लगेगा, स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, शारीरिक जो वृद्धि हो रही है वो भी प्रभावित हो जाएगी। जो अंतःकोशिकीय द्रव्य और बाह्य कोशिकीय द्रव्य हैं, इनमें कमी आ सकती है। व्यक्ति ज़्यादा कमी होने पर आपने देखा कि अगर 10% कमी हो रही है, तो वो उसके लिए हानिकारक है, लेकिन अगर 20% कमी हो गई, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। पाचक रसों में असंतुलन होने लगता है, यानी कि जो उसकी पाचन संबंधी संस्थाएँ हैं, उसमें गड़बड़ी आ जाती है। यही जो आपने कार्य देखा ना, यही कार्य बाधित हो जाएँगे। जब कमी आएगी तो बाधित हो जाएँगे। जैसे शरीर में यूरिया हो गया, अम्ल हो गया, विष हो गए, कोई टॉक्सिन हो गई, इनका निष्कासन नहीं हो पाएगा तो तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएँगे। शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। वृक्क के कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। रक्त में जो तरल पदार्थ हैं, उनमें भी कमी आने लगेगी। तो ये तमाम समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। आपने जितना कार्य देखा जैसे 10 कार्य तो आपने प्रमुख-प्रमुख देख लिया। तो ये दसों कार्य तो बाधित होंगे। जब हमारे शरीर में जल की कमी होगी, तो ये दसों के दसों कार्य बाधित होंगे। ठीक? अगली बात करें अगर अधिकता है, तो जब एक प्रौढ़ व्यक्ति 2 लीटर जल ग्रहण करता है, तो ये जल संपूर्ण शरीर में शीघ्रता से वितरित हो जाता है।
तथा आवश्यकता से अधिक जल 3 घंटे के भीतर गुर्दा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इनका संग्रह हमारे शरीर में नहीं होता है। हम जो भी जल लेते हैं उसके लेने के 15-20 मिनट के अंदर गुर्दा अपना काम करना शुरू कर देता है और ये अपना कार्य करने के बाद इनको निकाल देता है। जैसे जो गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन पसीने के रूप में होता है। जो समशीतोष्ण जलवायु वाले लोग हैं, उनके इलाकों में जल का ग्रहण और इनका जो जल ग्रहण और मूत्र से निष्कासन बार-बार होता है। लेकिन अगर शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा कम हो, तब शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है। जैसे आपने देखा कि आपने पानी अधिक ले लिया है, लेकिन वो उत्सर्जित कम है, तो ये हानिकारक होता है। इसके कारण शरीर में सोडियम और पानी का जो निष्कासन है वो नहीं हो पाता है और होगा क्या, तो कोशिकीय रसों की जो तरलता है वो बढ़ जाती है। सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है, ऊतक में पानी भर जाते हैं, तमाम प्रकार की आपको हानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी भी हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, बहुत कम पानी भी हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए कि जितना हम ले रहे हैं पानी को उतना हमारा पानी निकल जाए, ठीक? तो आज जल की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अभी कल की क्लास में भी आपको लगभग इतना पढ़ना है। क्या-क्या कि जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल को किस तरह से जल होते हैं यानी कि शुद्ध और अशुद्ध जल पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो अशुद्ध जल हैं उनको किस तरह से हम शुद्ध कर सकते हैं, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। हमने शायद से 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसका आंसर ज़रूर दे दिया कीजिए। ठीक? चलिए बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। अगर अच्छा-अच्छा लगेगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जॉइन करना मत भूलिएगा क्योंकि रात 9 बजे वहाँ पर होती है क्विज़। आप उस क्विज़ को सॉल्व करके आसानी से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। वैसे आपके एस्टेट के एग्ज़ाम भी जल्द ही होने वाले हैं, तो आप अपनी क्लास का रिवीज़न करते चलिए। चीज़ें बहुत बाहर से नहीं आएँगी, इसी के अंदर आएँगी। आपको पता है जब पिछली बार एस्टेट हुआ था या हमने देखा था जो टीआरई 3 में जो हमने होम साइंस देखा था, कितना अच्छा पेपर आया था। जो हमने पढ़ा था मतलब जो हमने 2 शायद ब्रांच कवर किया था, तो वो इसी के अंदर से आया था। तो आप लोग मेहनत कीजिए, चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अब 100% तो नहीं बोल सकती हूँ कि यही आएगा, बाकी जो लगभग चीज़ें आपकी समान हैं, यहीं से आएँगी। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।